प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है फिजिक्स की नई क्लास में जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। काफी इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है प्यारे विद्यार्थियों। इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? विद्युत धारा। विद्युत धारा। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है कि कितना चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर गया और कितने समय में गया, चाहे वो चार्ज इलेक्ट्रॉन हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन ए गिवन टाइम, उसे भी इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पहले तो आपको यह बता दें प्यारे विद्यार्थियों कि विद्युत धारा को इंग्लिश के अक्षर आई से लिखते हैं। यह आपको पहले पता हो जाना चाहिए कि आई मींस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इंग्लिश के अक्षर आई से हम विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई यानी विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए गिवन टाइम। इन ए गिवन टाइम, आवेशों के प्रवाह की दर। अगर हिंदी में मैं इसको लिखूं तो आवेशों के प्रवाह की दर, कि कितना आवेश प्रवाहित हुआ और कितने समय में हुआ, तो उसे हम बोलेंगे विद्युत धारा। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, धारा कहते हैं। इसको किस प्रकार लिखेंगे हम? आवेश को हम लिखते हैं प्यारे बच्चों क्याऊ से। इंग्लिश के अक्षर क्याऊ का मतलब क्या होता है? आवेश। समय को हम लिखते हैं टी से। टी यानी हो गया समय। तो डेफिनेशन के मुताबिक करंट क्या होगा कि कितना आवेश प्रवाहित हुआ और कितने समय में हुआ। तो क्या लिखेंगे इसको? यानी करंट बराबर है कितना आवेश प्रवाहित हुआ डिवाइड बाय कितने समय में हुआ, यानी क्याऊ बाय टी। क्याऊ बाय टी, ठीक है ना। तो इसे हम बोलेंगे करंट। और अगर आवेश निकालना हो तो फार्मूला क्या बन जाएगा? टी इधर जाके गुणा में हो जाएगा, आई गुणा टी। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान के चलिए कि किसी तार में 10 एंपियर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट 5 सेकंड तक, 10 एंपियर विद्युत धारा 5 सेकंड तक बह रही है। कितने सेकंड तक? 5 सेकंड तक बह रही है। कितने एंपियर विद्युत धारा? 10 एंपियर। आवेश ज्ञात करो। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसको गलत नहीं करना। फार्मूला सिंपल है। आवेश ज्ञात करने का क्या है? क्याऊ बराबर आई गुणा टी। जैसा मैंने आपको बताया कि विद्युत धारा आई होता है, तो आई की वैल्यू कितनी है? 10, ठीक है। और समय सेकंड में होता है, तो समय कितना है? 5। तो आवेश कितना आया? 50। और आवेश को कूलाम के द्वारा मापा जाता है। आवेश का मात्रक क्या है? यहां पे लिख देता हूं मैं, आवेश का मात्रक यानी कि आवेश यानी कि चार्ज की यूनिट। चार्ज की यूनिट, आवेश का मात्रक। तो यह है प्यारे बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं कोलंब और हिंदी में बोलते हैं कूलाम। कूलाम, ठीक है। तो जो आंसर आया वो कूलाम में आया। कूलाम को हम लिखते हैं सी से। और जैसा मैंने अभी बताया कि विद्युत धारा को किससे? आई से लिखते हैं। और विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक है विद्युत धारा का मात्रक। तो प्यारे विद्यार्थियों ये है एम्पियर। एम्पियर। और इसे इंग्लिश के अक्षर ए से लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर था ना 10A, तो ए देखते ही समझ जाइएगा कि यह विद्युत धारा को ही प्रदर्शित कर रहा है। इट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, आई की वैल्यू 10 है, टाइम की वैल्यू हमें मिल गई 5 है। तो हम बहुत इजीली आवेश यानी चार्ज को ज्ञात कर सकते हैं। तो है ना आसान और है काफी इंटरेस्टिंग। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूं अब,
कि किस को हम किससे लिखते हैं और उसका मात्रक क्या है, क्योंकि पेपर के अंदर जब आता है ना तो हमें पता नहीं चलता कि ये जो ए लग रहा है जिसके आगे, ये आखिरकार है क्या। फार्मूला पता होते हुए भी हम उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते, क्योंकि ना तो हमें यह पता होता कि विद्युत धारा को किस अक्षर से लिखते हैं, फार्मूले में आ गया आई गुणा टी, हमें पता ही नहीं है कि आई है क्या। फिर उसके बाद क्वेश्चन के अंदर लिखा आ गया किसी के आगे ए, किसी के आगे वी, किसी के आगे ओम, तो हमें पता ही नहीं है ए क्या है, वी क्या है, ओम क्या है। फिर हम वैल्यू को पुट भी नहीं कर पाते कि किस वैल्यू को कहां पर पुट करें। तो मैंने आपके लिए टेबल बनाई है प्यारे विद्यार्थियों, आप यहां पर टेबल देख सकते हैं। इस टेबल के अनुसार आप बहुत इजीली कर पाएंगे हर एक चीज को इस चैप्टर की। और प्यारे विद्यार्थियों, इससे चूंकि क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इस चैप्टर की तमाम बारीकियों को हमने इस लेक्चर के अंदर सिमेटने की कोशिश की है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत धारा की। मैं यहां पर इंग्लिश में लिख देता हूं क्योंकि हिंदी में तो पहले ही लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। तो विद्युत धारा, ठीक है, ब्लैक ले लेता हूं यहां पर। विद्युत धारा को लिखते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, साथ साथ मैं इंग्लिश भी लिखता रहूंगा क्योंकि दोनों मीडियम के बच्चे हमारे पास हैं। और इसे इंग्लिश के अक्षर आई द्वारा रिप्रेजेंट यानी कि डेनोटेड किया जाता है। इसकी जो यूनिट है, इकाई है, वो एम्पियर है और ए लगाया जाता है। तो आप समझ जाना, जिस किसी के आगे भी ए लगा हुआ हो इसका मतलब वो विद्युत धारा को बता रहा है। जैसे किसी के आगे किलोग्राम लगा हुआ हो, किलोग्राम का मतलब होता है कि वो किसको बता रहा है, वजन को बता रहा है। तो इसी प्रकार से अगर किसी के आगे ए लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वह विद्युत धारा को दर्शा रहा है। क्लियर हो गया। उसके बाद प्रतिरोध, प्रतिरोध तो एक एक करके हम बताते भी रहेंगे। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, 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 रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, जो विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ने से रोकता है, विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इट रेजिस्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत धारा को आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यह विद्युत धारा को आगे बढ़ने से रोकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस भी तार का या जिस किसी भी धातु का रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध ज्यादा होगा उसका करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, वो करंट ज्यादा इजीली आगे जाएगा। इसका मतलब उसका करंट ज्यादा होगा। ठीक है ना, एक दूसरे के उल्टा होंगे। करंट ज्यादा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, प्रतिरोध ज्यादा तो करंट कम हो जाएगा, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जानी दुश्मन। सांप और नेवला सुना होगा आपने, सांप और नेवला की लड़ाई है प्यारे विद्यार्थियों। प्रतिरोध ज्यादा, करंट कम, करंट ज्यादा, प्रतिरोध कम। पॉइंट क्लियर होगी बात यहां पर। करंट यानी विद्युत धारा को कह रहा हूं मैं, हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें, यह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रवाह का विरोध करता है। विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। और इसका मात्रक क्या है प्यारे बच्चों, ओम साइंटिस्ट ने अपने नाम पर इसका मात्रक रख दिया। इंग्लिश का ये ओमेगा है इसका नाम, और इसको साइंटिस्ट ने अपने नाम पर ओम रख दिया, तो इसका मात्रक ओम है। ओम के नाम के अगर किसी के आगे ये निशान लगा हुआ हो तो समझ जाना कि ये प्रतिरोध ही है। किसी के आगे ए लग रहा हो तो वो समझ जाना कि वो विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट ही है। तो इसको ओम द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर मैंने ये भी लिख रखा है कि इसको मापा किससे जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है एमीटर से। किससे मापते हैं, एमीटर से। ठीक है, उसके बाद समय, समय आप सभी को मालूम ही है, समय को टी से लिखते हैं और समय की जो यूनिट है वो है सेकंड, यानी समय को सेकंड में मापा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, वैसे हम आगे सभी का बारी बारी जिक्र करेंगे,
इसका एक बार डेफिनेशन बता देते हैं, बाकी की डेफिनेशन हम मौके पर बताएंगे जब हम उनका जिक्र करेंगे। विभवांतर क्या होता है कि ये जो तार है इसके दोनों सिरों के बीच कितना डिफरेंस है पोटेंशियल में, दोनों सिरों के बीच उनके विभुओं में कितना अंतर है, विभवांतर, विभुओं में कितना अंतर है, किसी तार के दोनों सिरों के बीच उनके विभुओं में कितना अंतर है, उसे कहते हैं विभवांतर। और इसे मापते हैं प्यारे विद्यार्थियों वोल्ट में। इंग्लिश के अक्सर V से लिखा जाता है वोल्ट को, और मापने वाले यंत्र का नाम होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर द्वारा इसको मापा जाता है। उसके बाद शक्ति यानी कि पावर, आपके घर में जो भी चीज है वो पावर से चलती है। जैसे बल्ब है, हम कह सकते हैं कि आजकल एलईडी बल्ब है वो 6-6 वाट के हैं, ठीक है ना। उसके बाद पंखा है, हम कह सकते हैं कि 100 वाट का है। रेफ्रिजरेटर हम कह सकते हैं 250 वाट का है। तो वो सारी चीजें क्या होती है, उनकी पावर यानी कि शक्ति होती हैं, और पावर को वाट में मापा जाता है। जेम्स वाट ने अपना नाम पावर की यूनिट के साथ रख दिया, जिस प्रकार ओम ने अपना नाम रख दिया। उसके बाद कार्य, कार्य यानी कि कितना काम किया गया, कार्य को W से लिखते हैं, और कार्य की यूनिट क्या है प्यारे विद्यार्थियों, जूल है। उसके बाद विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा यानी आपके घर में जो मीटर के अंदर रीडिंग कैलकुलेट होती है वो विद्युत ऊर्जा में होती है, इसे E से लिखते हैं, और इसको मापा जाता है किलोवाट घंटा में। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। मान लीजिए आपके घर में एक महीने में 100 यूनिट खर्च हुई, इसका मतलब 100 किलोवाट घंटा बिजली खर्च हुई। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है, ठीक है। ये सारी बातें हम चैप्टर के अंदर बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि कौन से अक्षर से किसको लिखा जाता है, शक्ति यानी पावर को P से, कार्य को W से, क्योंकि ये जब आपको पता होगा तो फार्मूलों के हिसाब से कैलकुलेशन करना आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पहली चीज की, पता लग गया, I विद्युत धारा, R प्रतिरोध, V विभवांतर। ये 3 चीजें एक बार पक्की कर लो। I विद्युत धारा को कहते हैं, R प्रतिरोध को, और V विभवांतर को, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या है, ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम वैज्ञानिक थे, ये तो आपको पता लग ही गया कि जिन्होंने अपना नाम प्रतिरोध की इकाई के रूप में लिखा था, रेजिस्टेंस की यूनिट के रूप में, उन्हें ओम कहते थे। तो इन्होंने एक नियम निकाला है, और जो काफी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक देखें तो ओम्स लॉ ही है। ओम क्या कहते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर ऑफ कंडक्टर, हिंदी में भी मैं लिख दूंगा इसको, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द wire of a conductor is directly proportional to electric current, is directly proportional to electric current। मतलब क्या है इसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। ओम के नियम का इसका मतलब अगर हिंदी में मैं अनुवाद करूं प्यारे विद्यार्थियों, कि ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार किसी तार, कोई भी तार है प्यारे बच्चों, कोई भी तार है, मान लो ये तार है, तो इस किनारे में और इस किनारे में कितना वोल्टेज में डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं विभवांतर। तो यही कह रहा है कि ओम क्या कह रहा है, ओम के नियम के अनुसार किसी तार के, किसी तार के दोनों, किसी तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर, जो भी इसके सिरे हैं इनकी जो वोल्टेज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सिरों के बीच विभवांतर, वो किसके समानुपाती होता है, उसमें बह रही विद्युत धारा के, उसमें यानी इस तार में से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। समानुपाती क्या होता है, बह रही, बताता हूं आपको, विद्युत धारा के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब समझा देते हैं आपको पहले। समानुपाती, समानुपाती मतलब अगर विद्युत धारा बढ़ेगी तो विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, ये घटेगा
तो ये भी घटेगा। इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपाती। इसको ऐसे लिखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये निशान होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, यानी कि समानुपाती का। मतलब क्या होता है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और जब कभी भी इस निशान को हटा करके बराबर का निशान लगाना पड़ता है तो इसकी जगह पर कोई ना कोई कांस्टेंट या स्थिरांक लगाना पड़ता है, कोई एक ऐसा डिजिट लगाना पड़ता है जिससे इसकी मल्टीप्लाई करें, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो प्यारे विद्यार्थियों, ओम ने आर लगा दिया तो यहां पर एक फार्मूला बन गया V बराबर आर गुणा आई, आर गुणा आई, कि अगर हमें प्रतिरोध निकालना होगा, सॉरी विभवांतर यानी वोल्टेज निकालनी होगी, तो प्रतिरोध गुणा विद्युत धारा के बराबर होगी। आर यहां पर क्या है, आर इज ओम्स कांस्टेंट। आर क्या है, ओम के द्वारा दिया गया एक स्थिरांक है, एक अक्षर है जो किसने दिया, ओम ने। एंड कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, और इसे प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है, कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। आर क्या है, आर एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। आर एक क्या है, स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम ने क्या किया, एक कांस्टेंट लगा दिया आर, तो आर को हम कहते हैं कांस्टेंट, और अगर आई से गुणा करेंगे किसी भी प्रतिरोध की तो यहां पर हमें वोल्टेज की वैल्यू यानी विभवांतर का पता लग जाएगा। तो ये ओम ने बताया, बहुत बढ़िया। तो इसके कई न्यूमेरिकल आ जाते हैं, कई पेपर के अंदर इसके क्वेश्चंस आए हैं, तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको लेकर के करवा देता हूं, हिंदी मीडियम में करवा देता हूं, लेकिन बोल दोनों में दूंगा प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या है, किसी तार में फॉर्मूला क्या बन गया, पहले हम फॉर्मूले की चर्चा करते हैं। फार्मूला क्या बन गया प्यारे बच्चों, फार्मूला बन गया, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं V बराबर आर गुणा आई, तो इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं। V बराबर क्या बन गया, आर गुणा आई, यानी कि अगर हमें किसी का विभवांतर निकालना हो तो प्रतिरोध गुणा विद्युत धारा करके निकाल सकते हैं। और अगर आर निकालना हो, आर, तो आई क्या है, गुणा में है, दूसरी साइड जाके भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा V डिवाइड बाय आई। तो एक ही से दोनों फार्मूले प्यारे विद्यार्थियों बन जाएंगे। तो आपने इतना तो ध्यान रखना है कि अगर एक याद रख लो, V बराबर आर गुणा आई, तो यहां से आर भी निकल सकता है और आई भी। आई निकालेंगे तो आर V के नीचे चला जाएगा, V बाय आर। अगर याद करने में दिक्कत हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है तो याद रखना कि जब कभी भी आर और आई को निकाला जाता है V हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। या फिर ये वाला याद कर लो, V बराबर आर गुणा आई, V बराबर आर गुणा आई, तो आर निकालेंगे तो V बटे आई, और आई निकालेंगे तो V बाय आर। तो ये तीन फार्मूले आपके बड़े काम आएंगे पेपर के अंदर, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो लीजिए क्वेश्चन आपको करवा देते हैं कि किसी तार में से, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, किसी तार का प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध 10, ये किसका निशान है, ये आपको करवाया था मैंने थोड़ी देर पहले, ओम का। तो किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, तो इस प्रकार आपने याद रखना है कि निशान किसका है, तो इसी हिसाब से हम बड़ी इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, उसमें से 5 एंपियर विद्युत धारा बह रही है, 5 एंपियर विद्युत धारा बह रही है, विद्युत धारा बह रही है। विभवांतर ज्ञात करो, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर क्या होता है, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करो। तो देखिए निकालना क्या है, V निकालना है। विभवांतर क्या होता है, V, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ऊपर वाला। तो V बराबर क्या होता है, R गुणा I। R कितना, 10, I कितना, 5, तो गुणा कर दो, 10 गुणा 5 क्या हो गया, 50, और विभवांतर को लिखा जाता है वोल्ट में। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आ गया 50 वोल्ट, आंसर क्या आ गया, 50 वोल्ट। क्लियर है बात, सभी को समझ में आ गई, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं यहां से, को एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। किसी
तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर, दोनों सिरों के बीच विभवांतर। भारत के अंदर जो वोल्टेज आती है ना प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादातर 220 ही आती है, तो पेपर में 220 ही आएगा। अमेरिका में 110 वोल्ट आती है वोल्टेज। दोनों सिरों के विभवांतर 220 वोल्ट है तथा विद्युत धारा का मान 10 एंपियर है, ठीक है। प्रतिरोध ज्ञात करो। प्रतिरोध यानी आर ज्ञात करना है, रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करो। तो फार्मूला आपको याद होगा, आर बराबर क्या है, पीछे वाले अभी थोड़ी देर पहले करवाया था। आर बराबर है V डिवाइड बाय आई। तो V दिया हुआ है यहां पर 220, I दिया हुआ है 10, 0 से 0 कैंसल, तो आंसर आ गया 22। प्रतिरोध को किस में मापते हैं, ओम में, तो आंसर आ गया प्यारे विद्यार्थियों 22 ओम। तो इस प्रकार हम बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। एक और ले लेते हैं, अगर आप कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि तीसरा जो क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें क्या निकालना हो, विद्युत धारा निकालनी हो। एग्जाम्पल नंबर 3, किसी तार का प्रतिरोध 20 ओम है, 20 ओम है तथा विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादातर की 220 ही मिलेगा, 220 वोल्ट है। विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना है। तो हिंदी इंग्लिश में दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। जब मैं इंग्लिश मीडियम का होके आपको हिंदी में करवा रहा हूं तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं वो हिंदी में नहीं समझ पाएंगे। यानी क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक करंट करना है। फार्मूला क्या होता है, V बटे आर। V कितना है, विभवांतर 220, आर कितना है 20, तो ये प्यारे विद्यार्थियों कितना आ गया, 11 आ गया एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में। कई बार ऑप्शन के अंदर 11 जरूर दिया होता है, लेकिन 11 के आगे किसी का आगे ए लगा होगा, किसी के वी लगा होगा, तो उससे पहचान लेना कि 11 ए, क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है विद्युत धारा को, तो ए होगा। अगर यहां पर कैलकुलेट करते पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को, तो आंसर में देख लेना जिसके आगे वी लगा हो वही आंसर प्यारे विद्यार्थियों विभवांतर का यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। तो इन चीजों को भी आपने ध्यान में रखना है। अब हम आगे टॉपिक की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कुछ एक आपको फॉर्मूले बता देते हैं, उससे पहले कुछ एक साइन करवा देते हैं आपको। ये देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत सेल, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल यानी जो सिंपल होता है, जो आपने देखा होगा इस प्रकार का, एक साइड बंद होता है और एक साइड इस प्रकार होता है प्यारे विद्यार्थी, इसे सेल कहते हैं। इसको ना इस प्रकार के साइन से लिखा जाता है, एक तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक छोटा जो निशान होता है वो नेगेटिव का होता है, इसे बोलते हैं सेल, ठीक है। बैटरी क्या होगा, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सेल जुड़े हुए हों। यहां पर भी हम गलती करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे बच्चों से जब हम पूछते हैं कि बैटरी क्या है, तो सर कहते हैं कि सर बैटरी वो है जो हम जलाते हैं रात को, अंधेरे के अंदर हमें प्रकाश दे देती है, जिससे हमें अंधेरे के अंदर चीजें दिख जाती हैं, सर वो है बैटरी। बिल्कुल नहीं प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल गलत बात है। वो टॉर्च होती है, बैटरी नहीं होती, टॉर्च। बैटरी तो टॉर्च के अंदर डलती है, यानी कि जैसे 2 सेल होते हैं तो एक से ज्यादा अगर जहां कहीं भी सेल यूज होंगे उसे हम बैटरी बोलेंगे। जहां कहीं भी एक से ज्यादा सेल यूज होंगे उसे बैटरी कहेंगे। तो अगर टॉर्च के अंदर 2 सेल यूज हो रहे हैं तो उसके अंदर बैटरी है, और अगर टॉर्च एक ही सेल से चल रही है तो उसमें बैटरी भी नहीं है, वो टॉर्च ही है। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो बैटरी के अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों, जैसे मान लो एक से ज्यादा क्या होंगे, सेल यूज होंगे, इस प्रकार आप उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, एक पॉजिटिव, तो एक से ज्यादा सेल हो तो उसे बैटरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद की क्या होता है प्यारे बच्चों, बटन। जो हमारे घर के अंदर बटन होते हैं ना, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, तो ये अगर निशान हो ये, तो इसका मतलब स्विच क्या है, ऑफ है, ऑफ। तो इसको बोलते हैं ओपन की। यहां पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ऑफ है कि ओपन है, तो इसका नाम ओपन की है जब स्विच ऑफ होता है, स्विच बंद होता है, तो इसे हम कहते हैं
खुली खुली प्लग कुंजी यानी कि ओपन की, जब स्विच ऑफ है। और इसी स्विच को प्यारे बच्चों, इसी की यानी कि स्विच को की भी बोल देते हैं, स्विच भी बोल देते हैं। इसी स्विच को अगर बीच में बिंदी लगी हुई हो इस प्रकार से, तो इसका मतलब ये स्विच ऑन हो गया, यानी कि जो सर्किट था वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्लोज्ड की, क्लोज्ड, सर्किट क्लोज होगा तभी स्विच ऑन होगा। अगर सर्किट ओपन रहेगा तो स्विच ऑफ ही रहेगा प्यारे बच्चों। तो याद रखना, ओपन की का मतलब होता है कि स्विच बंद, क्लोज की का मतलब होता है कि स्विच ऑन हो चुका है। तार संधि, जहां कहीं भी तारों को जोड़ा जाता है तो इस प्रकार का निशान, एक तार के साथ दूसरी तार, और अगर बिना जोड़े ऊपर से गुजार दी जाए तो उसे कहते हैं तार क्रॉसिंग, कि एक तार दूसरे के ऊपर से क्रॉस हो गई है। बल्ब का निशान ये होता है प्यारे बच्चों, बल्ब का निशान ये होता है इस प्रकार से। तो ये बल्ब है, बल्ब, ठीक है। उसके बाद प्रतिरोध, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस, यहां पे लिख देता हूं, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो अगर ये दिखाना हो कि इस तार में प्रतिरोध है यानी करंट रुक रुक के जा रहा है, तो सीधा होने के बजाय ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या है कि करंट रुक रुक के जा रहा है, यानी इसमें प्रतिरोध है, इसमें रेजिस्टेंस है। इस प्रकार का निशान हो तो वो रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है। और ये क्या है, ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एमीटर है। ए का मतलब होता है एमीटर, एमीटर मतलब करंट मापने वाला यंत्र, विद्युत धारा मापने वाला यंत्र। किसी की जगह पर भी अगर ए लिखा हो तो समझ जाना कि यह निशान किसका है, एमीटर का है। और अगर वी लिख रखा हो तो प्यारे विद्यार्थियों यह निशान किसका है, वोल्ट मीटर का है, ठीक है। कंफर्म हो गया ना बात यहां पर, ठीक है। तो यह चीज समझ में आ गई, यह निशान प्रतिरोध का होता है। तो यहां पर मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा, क्या कि ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। यह भी बहुत बार आता है प्यारे विद्यार्थियों, ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। हिंदी में मैं अगर इसको बोलूं तो किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो तीन फैक्टर हैं कि प्रतिरोध कब ज्यादा होगा कब कम होगा। हर कोई ये कोशिश करता है कि मेरे घर में जो भी करंट आ रहा है वो बिना रेजिस्टेंस के आए, यानी कि आए तो या तो प्रतिरोध ना हो या कम से कम हो। ना हो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हर एक तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर होता है सुपर कंडक्टर को छोड़ करके, और सुपर कंडक्टर की कोई भी तार इंडिया के अंदर घरों में सप्लाई नहीं देती, ठीक है ना। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, जिनका प्रतिरोध शून्य होता है प्यारे बच्चों, ऐसा तो है ही नहीं हमारे पास कोई भी। तो हालांकि ये जरूर है कि किसी तार का कम, जैसे चांदी की बात करें तो चांदी का प्रतिरोध तो बहुत ही कम होता है, लेकिन चांदी की तार हम इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया के अंदर चोरी होने का भी पूरा खतरा है। इसीलिए तो प्यारे बच्चों तांबे की भी नहीं करते। चांदी के बाद नंबर सोने का और तांबे का आता है, तांबे का भी नहीं कर सकते। क्यों, सोने का तो भूल ही जाओ। तांबे की भी बहुत सारी जगह पर तारें पहले हुआ करती थी, बाद में चोरी हो गई, चोरी होने के बाद में अब तांबे की तारों का भी प्रयोग नहीं होता है। अब केवल जो तारें यूज हो रही हैं खंभों के ऊपर वो एल्यूमिनियम की तारें हैं, जो काफी सस्ता है और धरती के ऊपर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु भी है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसीलिए यूज नहीं करते। ये आपको बात समझ में आ गई। तो किन किन बातों पर प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो पहली बात तो होती है तार की लंबाई, तार की लंबाई। लंबाई तार की जितनी ज्यादा लोगे उतना ही रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध ज्यादा होगा, उतना ही घर में करंट कम जाएगा, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस लंबाई के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। समानुपाती मतलब लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध भी ज्यादा, लंबाई कम प्रतिरोध कम। शॉर्ट फॉर्म में लिखा देता हूं, लंबाई ज्यादा तो बराबर क्या हो गया, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस भी ज्यादा, प्रतिरोध भी ज्यादा। इसका उल्टा आपको खुद ही पता है कि लंबाई कम तो प्रतिरोध भी कम। दूसरा, तार का अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल, ठीक है, अक्षेत्रफल।
तो या मोटाई भी कह सकते हैं, तार जितनी मोटी होगी ना उसका क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होगा पतली तार की तुलना में। तो क्षेत्रफल ज्यादा, ये होता है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल को एरिया से लिखते हैं तो ये इनवर्सली है। इनवर्सली मतलब अपोजिट में है, नीचे की तरफ है, बटे में है। तो अगर क्षेत्रफल यानी एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा, तो ये एक दूसरे का उल्टा है। तो यहां पे लिख देता हूं क्षेत्रफल ज्यादा तो प्रतिरोध कम, तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो मोटी तार लोगे तो रेजिस्टेंस कम लगेगा, इसलिए मोटी तार आमतौर पर प्रयोग में लानी चाहिए। नंबर 3, चालक की प्रकृति। चालक की प्रकृति, देखा जाता है कि तार किसकी बनी हुई है। जैसे चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, जैसे चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, तो चांदी की तार लोगे तो बहुत अच्छे से करंट आएगा, शॉर्ट सर्किट के चांस नहीं होंगे, ओवरलोडिंग में तार गर्म होकर के जलेगी नहीं जैसे एल्यूमिनियम के अंदर होता है, कॉपर में भी नहीं जलती आसानी से। चांदी की तार का प्रतिरोध सबसे कम होता है, प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो प्यारे बच्चों यहां से हमारा एक और फार्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है कि आर जो है लंबाई के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि लंबाई ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा। क्षेत्रफल के उल्टा है, यानी कि क्षेत्रफल ज्यादा तो प्रतिरोध कम, क्षेत्रफल कम तो प्रतिरोध ज्यादा, ये इसके अपोजिट है। तो यहां से एक और फार्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, वो क्या है प्यारे बच्चों, कि आर हमने देखा लंबाई के समानुपाती है और क्षेत्रफल के अपोजिट में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आर जो है वो हो गया लंबाई बटे क्षेत्रफल, दोनों को मिला दिया, ये 1 था और ये 2 था, कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो क्या बन गया, ये पेपर में आया था। अब की बार जब हमने आपको पेपर सोल्व करवाए थे तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो जब हमें ये निशान हटाना होता है तो कोई ना कोई क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट। तो यहां पर हमने लगा दिया प्रतिरोधकता, रो, इसका नाम है प्रतिरोधकता। तो P यानी रो बोलते हैं इसको, रो गुणा L बाय A। तो ये रो क्या है, इसको हम बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रतिरोधकता, यानी कि रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अगर प्रतिरोधकता निकालनी हो यानी कि ये निकालना है तो इसको इधर ले आओ, R गुणा A डिवाइड बाय L, इस फार्मूले से आप प्रतिरोधकता भी निकाल सकते हैं। और प्रतिरोधकता को किस में मापा जाता है, ओम मीटर, ओम मीटर इसकी क्या है, इसकी यूनिट यानी इकाई है जिसमें प्रतिरोधकता को मापा जाता है। तो प्रतिरोधकता मापने का फार्मूला ये है, आर पेपर में दिया हुआ मिलेगा, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तार का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू दी होगी पाई की आपको 22/7, ये पता ही है। चलो मैं एक क्वेश्चन करवा ही देता हूं इसका, क्योंकि ये पेपर में आया था प्यारे विद्यार्थियों। किसी तार की लंबाई, किसी तार का डायामीटर, डायामीटर क्या होता है, व्यास, किसी तार का डायामीटर 5 मीटर है, मीटर में ले लेते हैं, काफी मोटी तार है लेकिन इतना होता नहीं है, सेंटीमीटर ही लेता हूं, 5 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 20 मीटर है, लंबाई तो हो सकती है 20 मीटर है, ठीक है। उसका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या होता है आर, कितना है 10 ओम है। प्रतिरोधकता ज्ञात करो, प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करो, प्रतिरोधकता ज्ञात करो, रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करो। तो प्रतिरोधकता यानी रो क्या होता है, आर गुना ए बाय एल, ठीक है। एल दे रखा है, आर दे रखा है कितना 10, जो चीजें दी हुई है लिख लेता हूं यहां पर। एल कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों 20 मीटर, तो ये भी लिख लिया मैंने। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई तो होता है 22/7, ठीक है। आर निकालना है तो व्यास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, आर इसका आधा हो जाएगा प्यारे बच्चों, आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा डी का आधा, डायमीटर का आधा, यानी कि 5/2, तो ये हो गया 2.5
सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। मीटर कितने बन गए इसके, क्योंकि मीटर में होना चाहिए, कोई भी चीज है लंबाई चौड़ाई जो भी है वो मीटर में होनी चाहिए, तो ये बन गए 0.025 मीटर, 0.025 मीटर। या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी प्यारे बच्चों, हमें इसको ऐसे कर लीजिए, डेसिमल भी हटा दो यहां से, 2.5 बाई 100 है ना, तो 25/1000 कर दो, ये मीटर हो गया। ठीक है ना, क्योंकि एक डेसिमल हटाने के लिए एक जीरो और लगेगी, तो अब आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना। तो ये हो गया 25/100, और इसका क्या हो गया स्क्वायर, क्योंकि जब हमें एरिया निकालना होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया 22/7, 25 का स्क्वायर 625 और 1000 का स्क्वायर हो गया 10,000। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसके अंदर पुट करके प्यारे बच्चों कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना तो आप मुझे लगता है कि इजीली कैलकुलेट कर लोगे। यहां पर मैं सारी वैल्यू डाल देता हूं एक बार। आर कितना है 10, एरिया कितना है 22/7 इंटू 625/10,000। ठीक है, और लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों 20। तो ये कैलकुलेशन आप लोगों ने कर लेनी है प्यारे बच्चों। अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं कर लेता हूं, 1 मिनट के अंदर आपको इसका आंसर दे देता हूं। देखिए ये कितना है 220 मल्टीप्लाई बाई 625, तो ये आ गया, ऊपर वाला आ गया 137,500, नीचे वाला कितना आ गया 7 दूनी 14 0, और ये आगे 1 2 3 4, ये आ गया 14 लाख। तो आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, डिवाइड बाय 14 लाख। ठीक है, ये आ गया 0.098, 0.098 ओम मीटर, ये आ गया आंसर 0.098 ओम मीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो बड़ी इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, उसकी मैं शॉर्टकट ट्रिक आपको बता देता हूं। क्वेश्चन आता है कि अगर किसी तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तथा अक्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तो प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रतिरोध क्या होता है, फार्मूला बताया था मैंने, आर बराबर क्या होता है रो गुणा एल बाय ए। तो ये कह रहा है कि लंबाई दुगुनी कर दी जाए और ये आधा कर दिया जाए, तो करके देखते हैं। रो गुणा लंबाई दुगुनी यानी 2L हो गया, और क्षेत्रफल आधा यानी A/2 हो गया, तो ये 2 भी क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो रो गुणा 2L गुणा 2/A, तो यानी कितने गुणा बढ़ गया इसकी तुलना में 2 गुणा 2 यानी 4 गुणा। आंसर क्या आया प्यारे बच्चों, प्रतिरोध 4 गुणा हो जाएगा। कितने गुणा 4 गुणा, सिंपल कर लेना, एक शॉर्टकट ट्रिक है, अगर ये दुगुनी ये आधा तो 4 गुणा हो जाएगा, ये 3 गुणी और ये 1/3 तो 9 गुणा हो जाएगा, ये 4 गुणी और ये 1/4 हो जाए तो 16 गुणा हो जाएगा। यानी कि स्क्वायर में आपने आंसर निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप उसको स्क्वायर में आंसर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सिंपल दे दिया जाए कि केवल लंबाई दुगुनी कर दी, क्षेत्रफल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो 2 गुणा ही रहेगा। अगर ये आधा ना किया जाए, केवल लंबाई दुगुनी की जाए, तो आंसर 2 गुणा ही आएगा। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट दे रखी हो कि लंबाई दुगुनी और क्षेत्रफल आधा, तो आंसर 4 गुणा आएगा प्यारे बच्चों। अगर सिंपल दे रखा हो कि लंबाई दुगुनी कर दी गई बस, तो प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, तो सीधा आंसर 2 गुणा ही कर देना। मैं यहां पर एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं कि अगर लंबाई दुगुनी क्षेत्रफल उतना ही, अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसमें से, तो प्रतिरोध क्या आएगा प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस क्या आएगा दुगुना। ठीक है, अगर
अभी एक बारी बारी से कर लेते हैं। अगर लंबाई 3 गुनी, ठीक है, क्षेत्रफल उतना ही, तो प्रतिरोध क्या आएगा? 3 गुना। यह सिंपल चलेगा इसके हिसाब से। और अगर उल्टा कर दिया जाए कि लंबाई दुगुनी, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, दुगुनी क्षेत्रफल आधा, लंबाई दुगुनी कर दी जाए, क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा भाई, 4 गुना। ठीक है, लंबाई 3 गुनी, लंबाई 3 गुनी और क्षेत्रफल 1/3, तो प्रतिरोध हो जाएगा 9 गुना। ठीक है, अब इसका उल्टा कर लीजिए कि लंबाई आधी क्षेत्रफल दुगुना। आपको समझ में आ रहा है ना? क्षेत्रफल दुगुना, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/4 गुना, यानी कि चौथा हिस्सा रह जाएगा, चौथा हिस्सा। और अगर लंबाई 3 गुनी, इधर अगर 3 गुनी आ जाए और क्षेत्रफल 1/3, तो प्रतिरोध हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/9 गुना। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको यहीं दे दिया। पेपर में अगर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आती है तो आप फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास के अंदर इतना ही। कल को नई क्लास के अंदर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।